नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का यह एपिसोड राकेश जी की कहानी पर आधारित है। अब यह पूरी कहानी आप राकेश जी की ही नज़र से सुनेंगे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब बिना समय गंवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे का रहने वाला हूं। पेशे से मैं ट्रक चलाता हूं और करीब 20 साल से यह काम कर रहा हूं। लेकिन इन 20 सालों के सफर में एक ऐसा भयावह अनुभव मेरे साथ जुड़ा जिसने मुझे इस बात पर यकीन दिला दिया कि जैसे इस दुनिया में अच्छाई की शक्तियां हैं, वैसे ही बुराई की ताकतें भी हमारे आसपास मौजूद रहती हैं। क्योंकि उस घटना के दौरान जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और महसूस किया, उसे समझ आया कि इंसान की जिंदगी एक नाजुक बुलबुले की तरह है, जिसे अगर संभाल कर न रखा जाए तो यह किसी भी नकारात्मक शक्ति, चाहे भूत हो, प्रेत हो, चुड़ैल हो या जिन्न, के सामने पल भर में टूट सकता है। और ये दुष्ट ताकतें हमेशा किसी न किसी मासूम इंसान की तलाश में रहती हैं, ताकि उन्हें अपना शिकार बना सकें। क्योंकि माना जाता है कि जितनी अधिक इंसानी बलि इन्हें मिलती है, उतनी ही इनकी शक्ति भयंकर रूप धारण करती जाती है। अब मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आगे जो हादसा मैं साझा करने जा रहा हूं, उसने मेरी जिंदगी को पूरी तरह झकझोर दिया था। और वह घटना कोई बहुत पुरानी नहीं, बल्कि महज 2 साल पहले की है। गर्मियों के दिनों में जब मैं अपने कस्बे से पुणे की ओर एक ट्रिप पर निकला था, उस वक्त मेरे साथ ये खौफनाक वाकया घटा। तारीख थी 15 जुलाई 2022। उस दिन मैं और मेरा खलासी दीपक एक फैक्ट्री से डेकोरेशन का सामान लेकर निकल रहे थे, जिसे एक बड़े निर्माण स्थल पर पहुंचाना था। हमारी यात्रा 4 से 5 दिन की थी और हमें अंदाजा भी न था कि इसी दौरान हमारी जिंदगी का सबसे भयावह मोड़ आने वाला है। इतना कि हादसे के बाद लगभग 1 महीने तक मुझे ऐसा लगता रहा जैसे वह नकारात्मक साया अब भी मेरे आसपास मंडरा रहा है और किसी अनजान जगह से मुझे घूर रहा है। उस दिन दोपहर 3 बजे जब सामान पूरी तरह ट्रक में लोड कर लिया गया और तिरपाल से ढककर सुरक्षित कर दिया गया ताकि बारिश होने पर भी वह खराब न हो, तब हम निकले थे। और उस समय न हमने दोपहर का भोजन किया था, न शाम का, क्योंकि हमारी आदत रही है कि या तो हम सुबह खाते हैं या फिर दोपहर 1-2 बजे के आसपास। इस दिन भी समय ऐसा ही था, इसलिए खाना छूट गया। और जब 3 बजकर कुछ मिनट हुए, दीपक ने मुझसे कहा कि उस्ताद, जितना जल्दी हो सके अभी ही निकल चलो, क्योंकि शाम ढलने वाली है और हमें लंबा रास्ता तय करना है। दीपक ने मुझे यह समझाते हुए कहा कि अगर हम शाम ढलने से पहले इस फैक्ट्री वाले इलाके को पार कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि जैसे ही मजदूरों की शिफ्ट खत्म होती है तो इस रास्ते पर इतनी भीड़ लग जाती है कि जो दूरी हम सामान्यतः 10 मिनट में पार कर लेते हैं, वही भीड़ के कारण 1 घंटे में भी पूरी नहीं होती। इसलिए उसकी बात मुझे बिल्कुल वाजिब लगी और मैंने उसी समय ट्रक स्टार्ट करके उसे लेकर बाहर की ओर रुख कर दिया। जब हम निकले तो आसमान एकदम साफ था और उस साफ मौसम को देखकर हम दोनों को लगा कि इतनी मेहनत से तिरपाल लगाने की जरूरत शायद नहीं पड़ी होती, क्योंकि बादल का नाम निशान तक नहीं था और मौसम ऐसा लग रहा था जैसे 2-4 दिन नहीं, बल्कि कई हफ्तों तक बारिश का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऊपर से गर्मी इतनी तेज थी कि लगता था जैसे आने वाले 15-20 दिनों तक तपिश और बढ़ेगी। लेकिन जैसे जैसे हम बिहार से आगे अपनी मंजिल पुणे की तरफ बढ़ते गए, रात तक मौसम की मिजाज बदलने लगी और रात के करीब 10 बजे तक का सफर पूरा करने के बाद हम एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां हवा हल्की ठंडी हो चली थी और आसमान में नमी दिखने लगी थी। इसी बीच पेट में भूख की टीस भी उठने लगी थी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहता, दीपक खुद ही बोल पड़ा कि उस्ताद, ट्रक को कहीं साइड में लगा दो, क्योंकि भूख अब ज्यादा सताने लगी है। यहाँ थोड़ा रुक कर खाना बनाकर खा लेते हैं और फिर आराम करके आगे निकलेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जीवन भर ट्रक चलाने के बावजूद मैंने कभी ढाबे या होटल का खाना नहीं खाया, क्योंकि वहां के खाने में गर्म मसाले और तीखी चीजें इतनी होती हैं कि मेरा पेट खराब कर देती हैं। इसलिए जब से मैंने ट्रक ड्राइविंग शुरू की है, मैंने तय कर रखा है कि मैं बाहर का खाना नहीं खाऊंगा और हमेशा अपने ट्रक में ही खाना बनाने का सामान रखकर खुद खाना तैयार करूंगा। जब भी मैं किसी भी ट्रिप पर निकलता था तो जैसे माल की जांच करता हूं, वैसे ही खाने पीने के सामान की भी पूरी तरह से पड़ताल कर लेता था और अगर कोई चीज कम होती तो वहीं इसे पूरा कर लेता। ठीक उसी तरह इस बार भी जब
फैक्ट्री से सामान लोड करने से पहले मैं और दीपक खाली बैठे थे, तब मैंने ट्रक के केबिन में रखा सारा राशन चेक कर लिया था और उसमें 4-5 दिन तक चलने लायक सब्जियां मौजूद थीं, क्योंकि हम हमेशा ऐसी ही सब्जियां रखते थे जो कई दिनों तक खराब न हो और जरूरत पड़ने पर काट कर बनाई जा सके। आटा और बाकी जरूरी सामान भी पर्याप्त था और अगर सफर में बीच में किसी चीज की कमी हो जाती तो किसी शहर या गांव से गुजरते वक्त हम आसानी से पूरा कर लेते। तो जब उस रात करीब 10 बजे हम उस इलाके में पहुंचे और दीपक ने खाना बनाने की बात छेड़ी, तो मैंने उसे कहा कि अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पर हैं और यहाँ ट्रक रोकना मुमकिन नहीं। लेकिन तभी मुझे याद आया कि थोड़ी दूरी बाद ही हमें साइड वाली सड़क पर उतरना है जहाँ ट्रक साइड में लगा सकते हैं। तो मैंने दीपक से कहा कि थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं और जैसे ही हम उस सिंगल लेन वाली सड़क पर पहुंचेंगे तो किसी खाली जगह पर ट्रक खड़ा करके खाना बनाएंगे। और वह मेरे कहने पर तैयार हो गया। करीब 20-25 मिनट बाद ही हम उस संकरी सड़क पर थे जो हमें शॉर्टकट के जरिए आगे वाले मुख्य हाईवे पर ले जाती थी और जिसकी वजह से हमारा लगभग 30 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर बच जाता था। इसीलिए मैं जब भी मुंबई यानी पुणे की दिशा में निकलता था तो इसी रास्ते को अपनाता था, क्योंकि 20 साल की ड्राइविंग ने मुझे लगभग हर जगह के शॉर्टकट का अनुभव दे दिया है और यही समझदारी लंबे सफरों में समय और ईंधन दोनों बचाती है। लेकिन कई बार ऐसे शॉर्टकट जो हमें आसान और समय बचाने वाले लगते हैं, वही आगे चलकर इतने खतरनाक साबित हो जाते हैं कि इंसान ने उनके बारे में कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। हम उस संकरी सड़क पर लगभग 5-7 मिनट से चल रहे थे और 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक के किसी टायर में कोई भारी चीज फंस गई हो और ट्रक अजीब तरह से कांपने लगा। वह झटका महसूस करते ही मैंने तुरंत ट्रक को साइड में लगा दिया, क्योंकि अक्सर टायरों में छोटे बड़े कंकड़ फंस जाते हैं और अगर ऐसे को नजरअंदाज कर दिया जाए तो टायर फटने का खतरा बना रहता है। इसलिए मैंने वही समझदारी दिखाते हुए ट्रक रोका और टॉर्च लेकर जांच की तो सच में एक बड़ा नुकीला पत्थर टायर में ढंसा हुआ था। अगर उसे देर तक वहीं रहने देता तो आगे चलकर भारी नुकसान कर सकता था। तभी ट्रक रोकने के बाद दीपक ने कहा कि यहाँ रुक ही गए हैं तो यहीं खाना बना लेते हैं। जगह भी बिल्कुल शांत थी और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सड़क के किनारे खाली पड़ा मैदानी हिस्सा साफ सुथरा था, इसलिए उसने कहा कि इस बार ट्रक के अंदर नहीं बल्कि बाहर खुले आसमान के नीचे खाना बनाते हैं, क्योंकि हमेशा ट्रक में ही खाना बनाते खाते हुए मन ऊब गया है और आज बाहर हवा में बैठने का उसका मन था। उसकी बात सुनकर मैंने भी लापरवाही में हाँ कर दी और कहा, जैसा तेरा मन है वैसा कर ले। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात की रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि उसकी बात मानकर मैंने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर दी है। काश उस समय मैं दीपक की जिद नहीं मानता तो शायद आगे जो भयावह घटना घटी वह हमारे हिस्से में कभी नहीं आती। लेकिन मैंने हाँ कह दी और उसने तुरंत ट्रक के केबिन से छोटा तिरपाल निकालकर सड़क के किनारे पड़े उस रेतीले मैदान पर बिछा दिया। वही तिरपाल जिसे हम सफर में बाहर खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। फिर वह एक एक करके सब जरूरी सामान, सब्जियां, बर्तन, मसाले और छोटा गैस चूल्हा लाकर वहीं रख देता है, क्योंकि हम अक्सर इसी छोटे गैस स्टोव पर खाना बनाते थे। इतने में मैं थोड़ी दूरी पर जाकर टॉयलेट करता हूँ और हाथ धोकर वापस आकर उसके पास बैठ जाता हूँ। लेकिन जब मैं उस रेतीले मैदान में आगे की तरफ गया तो उसने मुझे थोड़ा अजीब एहसास दिया। वह जगह दूर से देखने पर तो बिल्कुल खाली और फैली हुई लग रही थी, लेकिन करीब करीब हर 10-12 कदम पर छोटे छोटे नुकीले पत्थर जमीन में गड़े हुए थे और वे इतने पुराने लग रहे थे कि समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह से इन्हें यहाँ क्यों लगाया गया है। टॉयलेट के दौरान मेरे हाथ में टॉर्च थी और जब पानी उन पत्थरों में से एक पर गिरा तो उस पर जमी मिट्टी हट गई और तब महसूस हुआ कि यह पत्थर कितना घिसा पिटा और पुराना है, जैसे लंबे समय से जमीन में दबा हो। वापस आकर मैंने हाथ धोए और सब्जी काटते हुए दीपक को यह बात बताई कि इस मैदान में ये पत्थर अजीब ढंग से गड़े हुए हैं और काफी पुराने दिखते हैं। तो उसने तुरंत कहा कि उस्ताद, शायद इस जमीन के मालिक ने इसे प्लॉट में बांटने के लिए छोटे टुकड़ों में चिन्हित किया होगा और इसी वजह से 4 कोनों पर या सीमाओं पर इन पत्थरों को लगा रखा होगा ताकि बेचने में आसानी हो। और उसकी यह बात सुनकर मुझे भी लगा कि शायद यही कारण होगा और भूखंडों की मार्किंग के चलते ही ये पत्थर यहाँ इस तरह नजर आ रहे हैं। और मेरे मन में उठे सवाल कुछ देर के लिए शांत हो गए, लेकिन वे पत्थर इतनी दूर तक जमीन में गड़े हुए थे
कि जहां हम दोनों बैठे सब्जी काट रहे थे, वहां से टॉर्च की रोशनी जितनी आगे फैलती थी, उतनी दूरी तक बस वही नुकीले पत्थर नजर आ रहे थे, मानो पूरा मैदान उन्हीं से भरा हो। और इसके अलावा वहां एक भी पेड़ पौधा नहीं था, जबकि सड़क के दूसरी ओर वाली खाली जगह झाड़ियों और बबूल के पेड़ों से भरी पड़ी थी। मगर जिस हिस्से में हम बैठे थे वह इतना खाली और साफ सुथरा था कि वहीं देखकर दीपक का बाहर खाना बनाने का मन हुआ था। लेकिन उस समय हम दोनों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस जगह पर बैठकर हम खाना पका रहे हैं और जहां जाकर मैंने टॉयलेट किया, वह जगह आखिर है क्या और उसका अतीत किस कदर भयावह हो सकता है। हम तो बस अनजान मुसाफिर थे। हालांकि मैं इस सड़क से पहले भी कई दफा गुजर चुका था, लेकिन उस खाली मैदान पर कभी भी नहीं रुका था, और यह पहला मौका था जब मैं वहां रात के समय आया था। इससे पहले हर बार मेरा गुजर दिन में ही होता रहा था, और यह संयोग उस रात पहली बार टूटा। अब जब हम वहां बैठकर खाना बनाने लगे, तभी अचानक खाना पकाते पकाते मुझे अपने प्राइवेट पार्ट में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। पहले तो मैंने सोचा शायद मैं थोड़ी देर पहले ही टॉयलेट से लौटा हूं और कुछ मूत्र रुक गया होगा, पर जब वह जलन बढ़ने लगी और असहजता साफ महसूस हुई तो मैंने दीपक को यह बात बताई। उसने बड़ा सामान्य सा जवाब देते हुए कहा कि ऐसा तब होता है जब इंसान ठीक से टॉयलेट नहीं करता और कुछ बूंदें रह जाती हैं, जिससे जलन पैदा होती है। और उसने सलाह दी कि मैं दोबारा जाकर टॉयलेट कर आऊं। तो उसकी बात मानकर मैं फिर से उठकर थोड़ी दूरी पर टॉयलेट करने चला गया, इस उम्मीद में कि शायद यह जलन खत्म हो जाएगी। लेकिन उस वक्त मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह अजीब एहसास किस बड़ी दहशत का शुरुआती संकेत है। लेकिन जब मैंने वहां फिर से टॉयलेट करने की कोशिश की तो हैरानी की बात यह हुई कि एक बूंद भी पेशाब नहीं निकली, बल्कि उसकी जगह मेरे प्राइवेट पार्ट से खून आने लगा और 2-4 लाल बूंदें सीधे नीचे गिरे पत्थरों पर टपक गईं। ये मेरी दूसरी बड़ी गलती थी कि पहली बार की तरह ही मैं फिर किसी पत्थर के पास जाकर खड़ा हो गया, जो बिल्कुल उसी तरह जमीन में गड़ा हुआ था, और खून की बूंदें उसी पर गिर पड़ी। शुरुआत में यह देखकर मेरा दिल घबरा गया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझाते हुए सोचा कि शायद गर्मी के मौसम में तेज मसालेदार चीजें खाने के कारण शरीर में गर्मी बढ़ गई होगी और इसी वजह से खून निकल रहा है। पर अंधेरा होने के कारण मुझे इस बात का एहसास तक नहीं हुआ कि खून ठीक उसी पत्थर पर गिरा है, क्योंकि इस बार मैंने अपने साथ टॉर्च भी नहीं ली थी। वह दीपक खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहा था और अंधेरा इतना था कि टॉर्च उसके पास ही छोड़कर मैं वहां आया था। पहले तो दीपक मोबाइल की रोशनी में काम चला रहा था, लेकिन बाद में उसे टॉर्च की जरूरत पड़ गई थी और मैं बिना सोचे समझे खाली हाथ चला आया। हालांकि अजीब बात यह थी कि खून निकलते ही जलन अचानक बंद हो गई और जिस पीड़ा से मैं परेशान था वह बिल्कुल खत्म हो गई। यह सोचकर मैं जल्दी से पैंट पहनकर वापस लौटने लगा, लेकिन पीछे मुड़ते ही मुझे अचानक अपने पीछे किसी के हंसने की अजीब और डरावनी आवाज सुनाई दी। शुरू में तो मैंने सोचा शायद मेरे कान बज रहे हैं या मेरा ही भ्रम है, लेकिन जैसे ही मैंने वापस लौटने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए, वह हंसी और भी तेज और भयानक होती चली गई, जिसकी गूंज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और दिल की धड़कन तेजी से बढ़ने लगी, मानो कोई अदृश्य साया मेरे पीछे खड़ा हो। अब वह हंसी इतनी तेज और साफ सुनाई देने लगी थी कि मुझे महसूस हो रहा था मानो वह शख्स मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा हो और मेरी गर्दन के पास ही सांस ले रहा हो। डर के मारे मैंने फौरन मुड़कर पीछे देखा, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर भी दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए धीरे धीरे दीपक की तरफ बढ़ने लगा। हालांकि चलते समय मुझे ऐसा लग रहा था कि वह इंसान या जो भी था अब उसी जगह खड़ा रहकर एक अजीब सी खरखराहट जैसी आवाज निकाल रहा है, जैसे किसी का गला पूरी तरह बैठ गया हो या किसी को तेज जुकाम ने जकड़ रखा हो और सांस लेने में तकलीफ हो रही हो। पहले तो मुझे लगा शायद तेज हवा की वजह से यह भ्रम हो रहा होगा, इसलिए खुद को समझाते हुए मैं हाथ धोकर वापस दीपक के पास जा बैठा। इस बीच दीपक ने सब्जी और रोटी बनाने के साथ साथ सूजी का हलवा भी तैयार कर लिया था, क्योंकि सूजी का पैकेट कई दिनों से ट्रक में रखा था और खराब होने वाला था। तो जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, वह मीठी खुशबू मेरी नाक तक आई। मैंने पूछा कि उसने क्या बनाया है, तो उसने बताया कि उसने हलवा बना लिया है, क्योंकि उसे कुछ मीठा खाने का मन था। और यह बात सुनकर मैंने भी कह दिया कि मेरा भी मीठा खाने का मन हो रहा है। लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे लगा जैसे यह वाक्य मैंने अपनी इच्छा से नहीं बोला।
बल्कि किसी अदृश्य ताकत ने मेरे मुंह से जबरदस्ती कहलवाया हो। मैं सोच ही रहा था कि मैं खुद ब खुद जाकर तिरपाल पर दीपक के पास बैठ गया और उस महक को सूंघता हुआ उससे पूछा कि हलवा कहाँ रखा है, और उसने एक बर्तन की ओर इशारा किया। उसके इशारा करते ही पता नहीं मेरे अंदर कैसी भूख जाग उठी कि मैं एकदम से उस बर्तन की ओर इस तरह झपटा जैसे कोई भूखा भेड़िया शिकार पर टूटता है। और उस समय दीपक बिल्कुल पास में बैठा रोटियां बना रहा था, बिना यह अंदाजा लगाए कि मेरे भीतर अचानक क्या बदल चुका है। लेकिन उस समय मुझे ना दीपक की बातों से कोई मतलब था और ना उसके एहसास से। मैं सीधे उस बर्तन को उठाकर जिसमें हलवा रखा था, पागलों की तरह अपने हाथों से उसे मुट्ठी भर भर कर खाने लगा। दीपक ने चौंकते हुए कहा कि उस्ताद थोड़ा धीरे, यह अभी अभी उतरा है, बहुत गर्म है, जीभ जल जाएगी। पर जैसे ही उसने यह कहा, मैंने हलवा खाते खाते अपनी आंखें उसकी ओर ऐसी निगाह से उठाईं कि वह सहम गया। शायद उसे मेरे चेहरे में कुछ ऐसा दिखा जिसने उसकी आवाज को वहीं दबा दिया। फिर धीमे स्वर में उसने कहा कि मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना। लेकिन उसकी कोई भी बात मेरे कानों में नहीं उतर रही थी। मैं तो बस जानवरों की तरह तब तक निगलता गया जब तक पूरा हलवा 2 ही मिनट में सफाचट न कर दिया। मैंने बर्तन को ऐसे चाटा जैसे उसमें एक कण भी न बचने पाया हो, और यह देखकर दीपक ने हंसते हुए कहा कि लगता है आज आपको बहुत भूख लगी है, थोड़ी देर में गर्म रोटियां बना देता हूं। वह रोटी सेंकने लगा और जितनी रोटी बनती गई मैं उसे उसी गति से निगलता गया। वह रोटियां और सब्जी पहले ही तैयार कर चुका था, लेकिन मेरी हालत कुछ ऐसी थी कि मैं किसी भी रोटी को सामान्य टुकड़ों में नहीं तोड़ रहा था, बल्कि कभी कभी एक ही निवाले में पूरी रोटी को सब्जी के साथ मुंह में ठूंस दे रहा था। दीपक का चेहरा अब चिंतित दिखने लगा। वह रोटी बनाते बनाते पूछने लगा कि उस्ताद, आपकी तबीयत ठीक है क्या? आप इस तरह कैसे खा रहे हो? क्योंकि जितना आटा हम दोनों के लिए लगाया गया था वह सब मैंने अकेले ही छट कर लिया। और आटा खत्म होते ही जब उसने रोटी बनाना बंद किया तो मैं उस पर गुर्राते हुए चिल्लाया कि मुझे भूख लगी है, मुझे और खाना चाहिए। यह देखकर दीपक समझ गया कि मैं अपनी मर्जी से ऐसा नहीं कर रहा हूं, न ही यह सामान्य भूख की बात है। यहां कुछ अनजानी ताकत का खेल जारी है। इसलिए उसने भयभीत होकर कहा कि ठीक है उस्ताद, मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूं, जैसे वह मुझे शांत रखने की कोशिश कर रहा हो ताकि मेरा गुस्सा और बढ़ न जाए। मुझसे यह बात कहकर दीपक उठ गया और ट्रक के केबिन की तरफ चला गया, और जब वह अंदर गया तब मैं तिरपाल पर बैठा अजीब तरह से गुर्रा रहा था, मानो किसी जानवर की तरह सांस ले रहा हूं। मेरी हालत देखकर शायद उसे अंदाजा हो चुका था कि मेरे साथ कुछ असामान्य हो रहा है, और शायद यह भी समझ गया था कि इसकी वजह क्या है। मैं वहीं खाली जगह पर सिर झटका रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से मेरे गले में कोई चीज डाल दी, और जैसे ही वह चीज मेरे गले को छूती है मेरे शरीर में झटका सा लगता है और मेरा सिर घूमना बंद हो जाता है, और कुछ ही सेकंड में मैं बिल्कुल सामान्य हो जाता हूं। जब होश में आया तो पीछे मुड़कर देखा और पाया कि मेरे पीछे कोई अजनबी नहीं बल्कि दीपक ही खड़ा था, जिसने यह देखते ही कि मैं ठीक हूं सामने आकर बैठकर पूछा कि उस्ताद, आपको अभी क्या हो गया था? मैंने अनजान बनते हुए कहा कि मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूं। तो वह झुंझलाकर बोला कि नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं थे, आपके व्यवहार में अचानक बदलाव आया था, और यह अच्छा हुआ कि समय रहते उसने देख लिया था कि मेरे गले में गुरुजी की दी हुई माला नहीं है, जिसे मैंने उतारकर ट्रक के केबिन में रख छोड़ा था। उसी वजह से वह अंदर गया और माला लाकर मेरे गले में डाली, और उसके बाद ही मैं सामान्य हुआ, वरना मैं और भयानक हरकतें करने लगा था। उसकी बात सुनकर मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि जमीन पर सब्जी फैली पड़ी है, रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े बिखरे हैं, और जो भी राशन वह ट्रक से लेकर आया था वह सब खत्म हो चुका है। यह देखकर मैंने चौंक कर पूछा कि खाना कहाँ गया, और वह गुस्से में बोला कि आपके पेट में गया है, और कहाँ। उसकी बात सुनते ही मुझे एहसास हुआ कि सच में मेरा पेट ऐसा भारी लग रहा है जैसे फटने वाला हो, और मेरी हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि तिरपाल पर बैठे बैठे ही मैं उठने में असमर्थ था। अपने सहारे खड़ा होना तक मुश्किल हो गया था। पेट इतना भरा होने के बावजूद मुझे वैसी ही भूख महसूस हो रही थी जैसी शुरुआत में महसूस हुई थी जब दीपक ने खाना बनाने की तैयारी की थी, और यह बात मैंने उसे बताई भी तो उसने गंभीर स्वर में कहा कि जो कुछ आपके साथ हुआ है मैं समझ चुका हूं, इसलिए अब यहां से जितना जल्दी निकल सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। हमारी बातचीत चल ही रही थी कि हमारी नजर पास बैठी एक काली बिल्ली पर पड़ी।
जो न जाने कब वहां आकर ठहर गई थी। उसे देखते ही दीपक ने तिरपाल पर गिरे रोटियों के छोटे छोटे टुकड़ों को समेटा और उसे खिलाने लगा। जिस पर मैंने नाराजगी जताते हुए पूछा कि वह ये क्या कर रहा है, तो वह बोला कि यह खाना अब हमारे काम नहीं आएगा, तो कम से कम इस बेचारी के काम तो आ जाए। उसकी बात सुनकर मेरे मन में और अधिक बेचैनी भर गई और मैंने कहा कि ये सब बंद कर, जल्दी से सामान समेट और यहाँ से निकल, क्योंकि मुझे भीतर से किसी बड़े अनहोने का एहसास हो रहा था, जैसे कुछ ही पलों में हमारे साथ कोई दुर्घटना होने वाली हो। खैर, हमने सामान समेटा और निकलने लगे तो दीपक बोला कि उस्ताद, आप ट्रक में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, क्योंकि उसे तेज टॉयलेट लगा था। यह सुनकर मैंने उसे चेतावनी दी कि वह उसी खाली मैदान की तरफ न जाए, बल्कि सड़क के उस पार झाड़ियों वाली जगह पर कर आए, क्योंकि जिस तरफ मैंने टॉयलेट किया था उसी के बाद मेरे साथ यह सब हुआ था। मेरी बात मानकर दीपक उसी मैदान की दिशा में न जाकर झाड़ियों की तरफ चला गया, लेकिन मेरा पेट इतना भारी हो चुका था कि मैं ठीक से ड्राइविंग सीट पर भी बैठ नहीं पा रहा था। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझे समझ आ गया, आज ट्रक मैं नहीं चला पाऊंगा और बेहतर है कि दीपक ही गाड़ी चलाए। यह सोचकर मैं ड्राइवर सीट छोड़कर बगल की सीट पर लेट गया और तभी अचानक बाहर से कोई ट्रक के केबिन की खिड़की पर जोर जोर से खटखटाने लगा। आवाज सुनकर मुझे लगा शायद दीपक लौट आया है, इसलिए मैंने कहा, दीपक अंदर आजा, दरवाजा खुला है। पर खटखटाने की आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि और तेज हुई, और जब वह दोबारा हुआ तो मैं झुंझलाकर उठकर खिड़की के बाहर झांकने लगा, बिना इस बात का अंदाजा लिए कि खिड़की के दूसरी तरफ वास्तव में कौन और क्या खड़ा है। लेकिन जब मैंने बाहर झांक कर देखा तो सड़क के किनारे कोई दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही मैं वापस मुड़कर केबिन के अंदर देखने लगा तो मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर अचानक दीपक बैठा दिखा। उसे इस तरह चुपचाप पीछे देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं और दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन खुद को संभालते हुए मैंने घबराहट दबाकर पूछा कि वह अंदर कैसे आ गया, क्योंकि न तो उसके कदमों की आवाज सुनाई दी और न उसने दरवाजा खोलते समय कोई आवाज की। फिर मैंने यह भी कहा कि अगर वह टॉयलेट करके आया है तो बिना हाथ धोए अंदर कैसे आ गया। दोस्तों, हमारी आदत थी कि जब भी हम में से कोई टॉयलेट करके आता, दूसरा पानी की बोतल से उसके हाथ धुलवा देता था, लेकिन इस बार वह बिना हाथ धोए ही बैठा मिला। मैं सवाल पूछ ही रहा था कि उसने कहा कि वह टॉयलेट करके आया ही नहीं। उसे जरूर टॉयलेट लगी थी, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी पेशाब नहीं हुआ, इसलिए वह जैसे गया था वैसे ही लौट आया। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि ठीक है, फिर भी हाथ धो लेना चाहिए, और मैंने पास पड़ी पानी की बोतल उठाई और कहा कि खिड़की के बाहर हाथ निकाल, मैं धुलवा देता हूं। उसने सीट से थोड़ा सरक कर खिड़की से अपने दोनों हाथ बाहर निकाले और मैं पानी डालने लगा। लेकिन जैसे ही मेरी नजर उसके हाथों पर गई, मैं ठिठक गया, क्योंकि उसके हाथों के नाखून बिल्कुल अजीब दिख रहे थे। उनका रंग, उनकी बनावट और उनका आकार ऐसा था जैसा मैंने कभी पहले उसके हाथों में नहीं देखा था। वे नाखून सामान्य इंसानी नाखूनों जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे थे, और उस दृश्य ने मेरे भीतर एक अजीब सा डर और शक पैदा कर दिया। उसके नाखून बेहद लंबे या गलसड़े तो नहीं थे, लेकिन उनमें काले मिट्टी जैसे दाग भरे थे और उनकी लंबाई सामान्य से ज्यादा थी, जिसे देखकर मेरे मन में तुरंत ख्याल आया कि मैंने कभी भी दीपक के हाथों पर ऐसे नाखून नहीं देखे। हाँ, आजकल कुछ लोग फैशन में छोटी उंगली या अंगूठे का नाखून बढ़ा लेते हैं, तो 1-2 उंगलियों के नाखून लंबे होना तो समझ आता है, लेकिन यहां तो उसकी सभी उंगलियों के नाखून की हालत एक जैसी थी, और वह बात मेरे मन में गहरा संदेह पैदा कर रही थी। लेकिन उस वक्त स्थिति को देख मैं चुप रह गया, क्योंकि उन नाखूनों पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी था कि हम उस जगह से जल्द निकल जाएं। पानी डालने के बाद मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि आज मैं ट्रक नहीं चला पाऊंगा। पेट इतना भरा और भारी लग रहा है कि कुछ घंटे तक तू ही गाड़ी चलानी पड़ेगी। मगर जैसे ही मैंने यह कहा, उसने धीमे धीमे गर्दन मेरी ओर घुमाई और एक अजीब मुस्कान के साथ बोला कि उसे तो ट्रक चलाना आता ही नहीं, उसने कभी ट्रक चलाया ही नहीं। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया और कहा कि यह कैसी मजाक की बात है। तू तो मेरे साथ अनगिनत बार लंबी दूरी तक ट्रक चला चुका है, कई दिन तो तूने अकेले ड्राइव किया है। अब अचानक तू कैसे कह सकता है कि तुझको ट्रक चलाना नहीं आता। लेकिन मेरा सवाल पूरा होने से पहले ही वह मेरी ओर घूरते हुए अटपटी हंसी हंसने लगा
और उस हंसी में मुझे उसकी आवाज नहीं बल्कि किसी औरत की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो दो अलग अलग आवाजें एक साथ हंस रही हैं, और उनमें से औरत की आवाज ऐसी थी जैसे वह ट्रक के बाहर खड़ी हो। उस आवाज ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी और मैं घबराकर ड्राइविंग सीट के बगल में बैठा बैठा ही ट्रक के दोनों साइड मिरर की तरफ देखने लगा, यह समझने के लिए कि कहीं सच में कोई बाहर खड़ा तो नहीं। ट्रक के साइड मिरर के साथ ऊपर लगे छोटे शीशे में जब मेरी नजर गई तो मुझे साफ दिखाई दिया कि हमारे ट्रक के बिल्कुल पास एक लंबी कद वाली औरत खड़ी थी, जिसकी लंबाई सामान्य औरतों से कहीं अधिक थी, और उसने लाल गुलाबी रंग का लहंगा चोली जैसा पुराना पहनावा पहन रखा था। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि यह पहनावा आज की पीढ़ी का नहीं है, क्योंकि न वह साड़ी थी और न सूट, बल्कि वैसा छनिया चोली था जैसा पुराने दौर में औरतें पहनती थीं। ठीक वैसे ही जैसा मैंने अपनी नानी के गांव में बुजुर्ग औरतों के पहनावे में देखा था। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि आज के समय में कोई औरत इस वीरान जगह पर ऐसे कपड़ों में क्यों होगी, जबकि यह सड़क हाईवे से दूर एक सुनसान इलाका था, जहां न कोई गांव था, न बस्ती और न कोई इंसानी आवाजाही। और सबसे बड़ी बात, वह औरत किसी और जगह खड़ी न होकर हमारे ट्रक के बिल्कुल पास क्यों खड़ी थी। इसी बीच दीपक सामने की तरफ अजीब तरह देखते बैठे था और मैं शीशे में उस औरत को देख रहा था। पहले उसका चेहरा शीशे की ओर न होकर दूसरी तरफ था, लेकिन कुछ क्षणों बाद उसने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाना शुरू किया और फिर एकदम सीधे शीशे की तरफ देखने लगी। उसकी नजर जैसे ही शीशे से होकर मेरी आंखों से मिली, मैं अवाक रह गया। मुझे महसूस हुआ कि शायद उसे भी ट्रक के अंदर बैठा मैं दिखाई दे गया था, और जब मैंने उसके चेहरे को स्पष्ट देखा तो मेरा खून जम गया। उसका चेहरा इंसानी चेहरे जैसा बिल्कुल नहीं था। वह भयानक रूप से विकृत और डरावना था, इतना कि अगर कोई सामान्य इंसान रात के अंधेरे में अचानक उसे सामने देख ले तो शायद डर के मारे उसी पल उसकी सांसें थम जाएं। वह चेहरा किसी साधारण महिला का नहीं, बल्कि किसी दुष्ट आत्मा, डायन या चुड़ैल जैसा भयानक प्रतीत हो रहा था। और उस दृश्य ने मेरी पूरी देह में सिहरन भर दी, जैसे मेरी रूह तक कांप उठी हो। उस औरत के उस भयावह चेहरे को देखकर मेरी नजरें मानो उसी शीशे पर जम गई थीं, और मैं चाहकर भी खुद को हिलाने डुलाने में असमर्थ था। तभी दीपक थोड़ा झुककर मेरे कान के बेहद करीब आया और धीमी मगर स्पष्ट आवाज में बोला, किसे देख रहा है उधर? मैं तो यहीं तेरे पास बैठी हूं। उस पल उसके कहते ही मेरा ध्यान शीशे से हटकर उसकी ओर गया, और जैसे ही मैंने उसे देखा, वह मेरी आंखों में झांकते हुए अजीब सी ठीठी जैसी हंसी हंसने लगा। लेकिन मेरी जान तो उस समय निकली जब मैंने यह महसूस किया कि वह बात उसे अपनी आवाज में नहीं, बल्कि एक औरत की आवाज में कही थी। एकदम वैसी ही कर्कश और भयानक आवाज जैसी किसी चुड़ैल की कल्पना हो, और उसकी हंसी भी उसी औरत की आवाज में थी, मानो दीपक के शरीर में कोई और बोल रहा हो। यह देखकर मेरे मन में कोई संदेह नहीं बचा कि वहां कुछ बेहद गलत हो चुका है। घबराहट में जब मैंने दोबारा शीशे की ओर देखा तो अब ट्रक के बगल में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यह साफ हो गया था कि हम किसी दुष्ट ताकत के चंगुल में फंस चुके हैं। इतना समझते ही मैं अपनी आखिरी हिम्मत जुटाकर ड्राइवर सीट की ओर घसीटते हुए पहुंचा और ट्रक स्टार्ट करके वहां से भाग निकला। पेट इतना फूला हुआ था कि बैठना भी मुश्किल था। दर्द और जलन से लगता था जैसे अभी फट जाएगा, लेकिन उस अजीब औरतनुमा साए से बचना उससे ज्यादा जरूरी था। हालांकि उस समय यह भ्रम था कि ट्रक आगे बढ़ाते ही शायद मुसीबत पीछे छूट जाएगी, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि वहां से निकल आना ही काफी नहीं, क्योंकि जो गलती मैंने और दीपक ने वहां बैठकर की थी, शायद उसी ने उस दबी हुई बुरी आत्मा को जगा दिया था जो सालों से उस वीरान मैदान के नीचे चुपचाप दफन थी, और अब शायद वह हमारा पीछा करने को तैयार थी। लेकिन उस समय न तो हमें यह अंदाजा था और न ही जरा सा शक कि जिस सुनसान जगह पर हम रुके थे उसका अतीत कितना डरावना है। वहां से ट्रक आगे बढ़ाते ही जब मैं उस वीरान सड़क पर धीमी रफ्तार से चल रहा था, तभी दीपक की हरकतें अचानक अजीब होने लगीं। वह इस तरह उछलने कूदने लगा जैसे किसी मानसिक रूप से असंतुलित शख्स को देखकर लगता है। मैंने उससे कई बार पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन उसने मेरी बात का एक भी जवाब नहीं दिया। बस लगातार अपना सिर गोल घुमाता रहा और कभी अपने ही गालों पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लगा, जिससे मुझे साफ महसूस हुआ कि जैसा कुछ देर पहले मेरे साथ हुआ था
वही साया अब दीपक पर हावी हो चुका है। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि जिस तरह उसने मेरे गले में गुरुजी की दी माला पहनाकर मुझे उस असर से बचाया, उसी तरह मैं भी माला उतारकर उसके गले में डाल सकता था। लेकिन यह काम उतना आसान नहीं था जितना सुनने में लगता है, क्योंकि मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि जिस दुष्ट ताकत का असर मेरे शरीर पर हुआ था, उसने अब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। और अगर मैंने जरा भी बेपरवाही में माला को गले से निकाला और दीपक को पहनाने की कोशिश की, तो इससे पहले कि वह माला उसके गले तक पहुंचे, हो सकता था कि वह शैतानी ताकत सीधे हम दोनों पर टूट पड़े। और ऐसी स्थिति में न तो मैं खुद माला वापस पहन पाता और न दीपक को बचा पाता। यहां तक कि माला मेरे गले से उतरते ही शायद वह दुष्ट शक्ति मुझे फिर पूरी तरह अपने वश में कर लेती, और उसके बाद मेरे साथ क्या होता, यह कल्पना भी किसी के रोंगटे खड़े कर दे। लेकिन भले ही हम ट्रक चलाते हुए घर तक पहुंच गए थे, दीपक की हालत जस की तस बनी रही। मुंबई में जहां मैंने सामान खाली करवाया, वहां भी उसने एक उंगली तक नहीं उठाई, जबकि एक खलासी होने के नाते काम उसका ही था। पर उसकी हालत देखते ही मुझे समझ आ गया था कि उसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। मैंने 2-3 बार उसे थोड़ा काम करने को कहा भी, पर उसने उल्टा नुकसान करवा दिया। गुस्से में गुर्राते हुए वह उठा और ट्रक में रखा माल जोर जोर से उठाकर फेंकने लगा, जिससे कुछ सामान टूट गया और वह नुकसान मुझे ही भरना पड़ा। ऊपर से मजदूर भी मुझे ही बुलाने पड़े और पैसे देकर माल उतरवाना पड़ा, क्योंकि दीपक के भरोसे काम छोड़ना नामुमकिन था। खैर, सामान खाली करवाकर जब मैं वापसी के सफर के बाद दीपक को उसके घर छोड़ने पहुंचा, तो ट्रक से उतरते ही वह बिना कुछ बोले अपने घर में दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया। उस वक्त मैं आपको एक बात साफ बता दूं, दीपक का घर मेरे घर से 3-4 किलोमीटर ही दूर था और वह सालों से मेरे साथ खलासी के रूप में काम कर रहा था। इसीलिए मैं उसे और उसके घर वालों को अच्छी तरह जानता था। इसलिए जब वह इस तरह चुपचाप अंदर चला गया, उसकी माँ ने हैरानी से मुझसे पूछा, बेटा, दीपक की तबीयत ठीक है? आज वह आते ही बिना कुछ बोले अंदर जाकर कैसे लेट गया? ऐसा तो कभी नहीं होता। हमेशा जब भी वह तुम्हारे साथ ट्रिप करके आता है तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लाता है और घर में आते ही आवाज लगाता है। उनकी बातों से साफ दिख रहा था कि वह भी दीपक के व्यवहार से घबराई हुई थी, और मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि उनके सवालों का क्या जवाब दूं। लेकिन उस दिन दीपक ने न तो अपनी माँ को आवाज दी और न ही उनके सामने माँ शब्द तक बोला, बस सीधे जाकर लेट गया। उसकी माँ के सवाल पर मैंने संभलते हुए कहा कि अम्मा, शायद उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं जल्दी वापस आकर देखूंगा, आप तब तक उसका ध्यान रखना। यह कहकर मैं ट्रक लेकर सीधे अपने गुरु के आश्रम की ओर बढ़ गया, जो मेरे घर से करीब 15 किलोमीटर दूर था, क्योंकि मुझे यकीन था कि इस मुसीबत का हल सिर्फ वहीं मिल सकता है। आश्रम पहुंचकर मैंने अपने गुरु को सारी घटनाएं विस्तार से बताईं, तो उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि बेटा, तू तो मेरी दी हुई माला के कारण बच गया, लेकिन जो दुष्ट ताकत तुझे पकड़ने वाली थी, वह शायद अब दीपक पर हावी हो गई है, और इसका यकीन तभी होगा जब हम उसके घर जाकर हाल देखें। उनकी यह बात सुनकर मैं तुरंत गुरुजी को साथ लेकर दीपक के घर की ओर निकला, लेकिन रास्ते में ही उसकी माँ का फोन आ गया और घबराई हुई आवाज में उन्होंने बताया कि दीपक अजीब हरकतें कर रहा है और किसी से बात तक नहीं कर रहा। यह सुनकर मेरा दिल बैठ गया कि कहीं देर ना हो जाए। जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि दीपक की आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे और चेहरे पर अजीब सी उदासी और बेचैनी छाई हुई थी। उसकी हालत देखकर गुरुजी ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने झटक कर छुड़ा लिया और उनकी तरफ घूरते हुए एक औरत की आवाज में बोला, दूर हट, मैं इसे लेकर जाऊंगी, इसीलिए बिना नहीं जाऊंगी, और फिर जोर जोर से हंसने लगा। यह औरत जैसी आवाज सुनकर उसकी माँ बुरी तरह डर गई और मुझे कोसने लगी, कहने लगी कि मैंने ही उनके बेटे पर यह मुसीबत लाद दी और मेरी वजह से यह सब हुआ। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन अंदर से मैं खुद भी डर और पछतावे में डूब चुका था, क्योंकि सच यही था कि उस रात की हमारी गलती अब इस अंजाम तक पहुंच चुकी थी। मैं यह समझ सकता था कि एक माँ के लिए अपने बेटे को इस हालत में देखना कितना असहनीय है, इसलिए मैंने उनकी बातों का बुरा नहीं माना और गुरुजी के पैरों में बैठकर विनती करने लगा कि चाहे इसके लिए मुझे अपना ताबीज ही क्यों ना उतारना पड़े, कृपया दीपक को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए।
तब गुरुजी मुझे एक तरफ ले जाकर गंभीर स्वर में बोले कि जिस जगह तुम दोनों रुके थे, जहां छोटे छोटे पत्थर गड़े हुए दिखाई दे रहे थे, वह साधारण मैदान नहीं बल्कि एक पुराना कब्रिस्तान था। वहां आज भी दफन लोगों की आत्माएं भटक रही हैं, क्योंकि उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल पाई। वह कब्रिस्तान तब बना था जब उस सड़क के पास एक बड़ा गांव हुआ करता था और उस गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी, जिसमें लोग समय से पहले मर गए थे। वह बीमारी इतनी संक्रामक थी कि अगर मृतकों को जलाया जाता तो उसका जहर हवा में मिलकर बाकी लोगों तक फैल सकता था। इसलिए उन्हें जलाने के बजाय जमीन में दफना दिया गया। उन कब्रों में दफन लोग आज भी उसी महामारी के शिकार हैं और उनकी आत्माएं अधूरी और बेचैन बनी हुई हैं। गांव तो बाद में पूरी तरह तबाह हो गया, लेकिन वे सभी लोग वहीं जमीन के नीचे सोए पड़े हैं। और जिस कब्र पर तुमने टॉयलेट किया था तथा जहां तुम्हारा खून गिरा था, वह एक औरत की कब्र थी। तुम्हारा पीछा इसलिए छूट गया क्योंकि तुम्हारे गले में मेरी दी हुई माला थी, जिसने तुम्हें उस आत्मा से बचाया। लेकिन वह आत्मा तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने दीपक के शरीर को अपना माध्यम बना लिया और वह तुम्हारे साथ साथ यहां तक चली आई। अब वह तुम दोनों में से किसी एक को लिए बिना जाने वाली नहीं है। गुरुजी की बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया और मैं हाथ जोड़कर उनसे गुहार लगाने लगा कि चाहे जो भी करना पड़े, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, कृपया दीपक को बचा लीजिए, क्योंकि उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह मेरे साथ था। मैं गुरुजी से बार बार कहता रहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दीपक को बचना चाहिए, पर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह अमावस्या आने से पहले कुछ नहीं कर सकते। उसी दिन हवन करके ही उस दुष्ट आत्मा को दीपक के शरीर से निकाला जा सकता है, लेकिन अगर वह आत्मा उससे पहले ही दीपक को अपने साथ ले गई तो फिर कोई उपाय नहीं बचेगा। जिस दिन यह सब हुआ था, उस दिन से अमावस्या आने में 10 दिन बाकी थे, लेकिन तभी चारपाई पर पड़ी हालत खराब दीपक ने अपनी आंखें हमारी ओर घुमाकर उसी औरत की आवाज में जोर से कहा, तुम लोग अमावस्या का इंतजार करते रह जाना, मैं इसे 1 हफ्ते में ही ले जाऊंगी। और फिर वह पागलों की तरह हंसने लगा। और दुर्भाग्य से वही हुआ। जैसे जैसे 7 दिन बीते, दीपक का शरीर सूखकर कंकाल जैसा हो गया, काटी हुई चमड़ी की तरह सिकुड़ गया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ती चली गईं, चेहरा कालेपन से ढक गया और उसके मुंह से लगातार एक खतरनाक घर घर की आवाज निकलती रहती। 7वें दिन उसने आखिरी सांस ली और हम सबको छोड़कर चला गया। शायद वही औरत उसे अपने साथ ले गई। दीपक की मौत के बाद आज भी वह दृश्य मेरी आंखों में ताजा है और इसी वजह से मैं आप सबको एक बात समझाना चाहता हूं। किसी अनजान जगह पर यूं ही रुककर टॉयलेट मत करना, किसी सुनसान मैदान में बिना सोचे समझे खाना मत पकाना, और खाली जमीन देखकर यह ना मान लेना कि वह सुरक्षित है। अगर जगह के बारे में पता ना हो और आसपास पूछने वाला कोई ना हो तो वहां रुकना ही मत, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे साथ हुआ और जिसने दीपक की जान ले ली, वैसी गलती किसी और की जिंदगी ना छीन ले। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की डरावनी कहानी। जैसा वादा किया था, जिन लोगों ने कल की कहानी सुनने के बाद कमेंट कर अपना नाम और शहर बताया था, उनका नाम मैं अब ले रहा हूं। सबसे पहला नाम है दिल्ली करोल बाग से कमल जी, कश्मीर से इमरान जी, नागालैंड से अपोंग नागा जी, बालोतरा राजस्थान से पूरन चंद जी, मिर्जापुर से सौरभ सिंह जी, भोपाल से गोलू दांगी जी, सूरत से रूपेश पटेल जी, पानीपत से रिंकू जी, बिहार से पंकज जी, बनारस से रविराज भर जी, बिहार से चंदन कुमार जी, ओडिशा तालचेर से भीमसेन जी। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? अगर आप ऐसी और दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।